नमस्कार इतिंग आलाप को बहुत बहुत स्वागत आपण मानक एथर एभली जड़े व्यक्तित्व सामने मु बसी तांकर परिचय बेस लंबा। आसतु आपण मान तरफ मो तरफ आम समस्त तरफ आम वर्तमान स्वागत करवा एकाधार रे जड़े निर्माता निर्देशक अभिनेता समाजसेवी एवं खिलाड़ी राहुल बोस को नमस्कार। नमस्कार। राहुल बोस जी को इधर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे कैसे मिले आप? मैं सोच रही हूँ कि आप थोड़ा बताइए, आप आजकल उड़ीसा में इतना क्यों दिख रहे हो? बहुत आसान सवाल जवाब है। उड़ीसा में KIIT है, KISS तो है ही है, और किट यूनिवर्सिटी के साथ रग्बी इंडिया अच्छा का एक औपचारिक फॉर्मल रिश्ता बन गया है। अच्छा। करीबन 3 साल पहले जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ रग्बी इंडिया नहीं था, अच्छा उस वक्त जब मैं बोर्ड पे था, मैं आके यहाँ पे डॉक्टर सामंता से बात करके हमने फैसला किया कि किट यूनिवर्सिटी विल बी द एसोसिएट स्पॉन्सर ऑफ इंडिया रग्बी। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ पैसे नहीं देंगे। हमें तो पता है कि डॉक्टर सामंता वैसे तो है नहीं, मतलब पैसे देने वाले नहीं है, लेकिन जो वो प्यार दिखाते हैं, जो साधन है उनके पास, वो सबके लिए है। तो मैंने उनसे बात की और हमने कहा कि देखो, रग्बी इंडिया के इतने कैंप्स होते हैं यहाँ पे, क्यों ना हम आपको कुछ दें। अच्छा। क्यों ना हम आपको एक फॉर्मल एसोसिएट स्पॉन्सर बनाए ऑफ इंडिया रग्बी। तो सारे इंडिया रग्बी जर्सीज पे आप देखेंगे किट का होगा, यहाँ पे अच्छा। किट का एम्ब्लम होगा। वर्कआउट ट्रेनिंग जर्सीज, टीम जर्सीज, प्लेट्स, सब में। तो ये एसोसिएट स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हमारा समझौता एज अ कॉन्ट्रैक्ट था कि हम अपने नेशनल कैंप्स यहाँ पे रखेंगे। अच्छा। तो रग्बी में जैसे क्रिकेट में ODI होता है, T20 होता है, टेस्ट मैचेस होता है, रग्बी में 15 असाइड टेस्ट क्रिकेट जैसा है और 7 असाइड T20 जैसा है। हमारी T20 टीम्स 6 हैं, मेन एंड वुमेन, अंडर 20 बॉयज एंड मेन एंड वुमेन, एंड अंडर 18 बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा। और हमारी 15s में वुमेन्स 15s, मेंस 15s है। तो समझौता ये था कि हमारे सारे कैंप्स यहाँ पे होंगे। तो इसलिए मेरा आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। बहुत ज़्यादा है। हफ्ते में तो एक बार आ ही जाता हूँ। हाँ। क्योंकि देखो, अभी हम बात कर रहे हैं, जी। हमारे मेंस कैंप चल रहा है। इसके पहले अंडर 18 का कैंप, अंडर 20 का कैंप चल रहा था। उसके पहले मेन एंड वुमेन्स का कैंप चल रहा था। उसके पहले अंडर 18 का कैंप चल रहा था। तो यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा है। एक और वजह है जिसके लिए मैं आता हूँ भुवनेश्वर, और वो है कि सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ, विद द ग्रेट कोऑपरेशन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे अफसर्स, इंक्लूडिंग द कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स श्री विनील कृष्णा के साथ, हमारा एक टाई अप हो गया है विथ वुमेन्स रग्बी। तो उस टाई अप के लिए भी मैं आता जाता हूँ, बातें करता हूँ। सोचते हैं कि उड़िया प्लेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस राज्य में हम क्या कर सकते हैं। तो अभी चर्चा चल रहा है कुछ एक नया इनिशिएटिव फॉर स्टेट प्लेयर्स लाने के लिए। स्पेशली एक कोच फॉर उड़ीसा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज़ अपॉइंटेड। तो अगर सरकार इतना कुछ कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए, हमारी सोच ये है कि क्यों ना हम भी कुछ करें। सो दैट्स व्हाई आई कीप कमिंग। सर, अगर हम जब नाम लेंगे राहुल बोस, पहले एक जो छवि हमारे सामने आते हैं, आप एक आर्टिस्ट हो। करेक्ट। लोग पहले एक्टिंग करते हैं, फिर जाते हैं खेलने के लिए। जी। लेकिन आप पहले खेलते हो फिर एक्टिंग में, ऐसा उल्टा कैसे हुआ? क्योंकि हम पहले सेलिब्रिटी आप बन जाते हो एक्टर होने से, हाँ। फिर हाँ, आप मैं समझता हूँ। स्पोर्ट्स को आते मैं हो। समझता हूँ। आपके ये उल्टा क्यों है? उल्टा तो हुआ ऐसे कि एक्टिंग तो मैंने स्कूल में शुरू किया था 6 साल की उम्र 6 पे। साल से तो हर साल स्कूल में आप ड्रामा कर रहे थे? हाँ। तो ये कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल है बम्बई में। हाँ। तो वहाँ पे तो
एक्टिंग में रुचि बहुत ज़्यादा था और 6 साल की उम्र से था। रग्बी मेरी ज़िंदगी में आया 14 साल तक, हाँ 14 साल की उम्र पे। 14 साल, 15 साल, 3 साल मैंने स्कूल के लिए खेला और फिर 17 साल में मुझे बॉम्बे जिमखाना क्लब हाँ के जो स्काउट्स थे, उन्होंने मुझे पिक किया कि आप क्लब के लिए खेलो। तो 17 साल की उम्र से my rugby career was at the highest level in India, within India, domestic. उन दिनों में इंडिया का इंटरनेशनल टीम नहीं था, क्योंकि आपको रिकग्निशन मिलना चाहिए ना। सर वही मैं पूछने वाली थी, इतना कुछ स्पोर्ट्स था, आपने रग्बी क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्कूल में 13 स्पोर्ट्स थे, अच्छा 11 मैं खेलता था स्कूल के लिए। अच्छा हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, रनिंग, क्रॉस कंट्री, स्प्रिंटिंग, एथलेटिक्स, सब कुछ करता था, जिम्नास्टिक्स। लेकिन और क्रिकेट मेरा सबसे बेहतरीन खेल था। ओह आई यूज्ड टू ओपन द बॉलिंग फॉर स्कूल। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, लेकिन कद में, मेरा कद तो बहुत छोटा है, तो कद में फास्ट बॉलर बनना, एक उम्र के बाद आपका अगर कद नहीं बढ़ता है देन देयर इज नो पॉइंट। सो 14 साल का था, 14-15 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मेरा फ्यूचर क्रिकेट में नहीं है। उस वक्त इत्तेफाक से मुझे स्कूल में उन्होंने रग्बी इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हु इज़ इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा ठीक है, और रग्बी मैंने शुरू किया 3 वजह के लिए, और सारे 3 वजह बिल्कुल गलत वजह थे। अच्छा हाँ, बिल्कुल रॉन्ग, जो नियत है वो गलत थी। पहले तो इस खेल में अलाउड है कि आप गंदा हो सकते हो। हाँ, तो माँ बाप आपको कभी नहीं चाहेंगे नहीं बच्चे नहीं नहीं गंदा। नहीं, माँ बाप चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि इस खेल में तो गंदा होते ही हो, हाँ तो कुछ नहीं कह सकते। तो 14 साल के लड़के के लिए एक फील्ड में जाके गंदा होना बहुत मजे की अच्छा बात है। दूसरी बात, इस गेम में जितना क्रोध है आप में, हाँ, जितना गुस्सा है आप में, आप निकाल सकते हैं ग्राउंड पे। क्या तो सोच- 14 साल के लड़के को गुस्सा और क्रोध बहुत होता है, तो वो सब निकालने के So लिए nice. ग्राउंड में था। और और एक तीसरी बात थी कि हमारे स्कूल की लड़कियों को रग्बी प्लेयर बहुत अच्छे लगते थे। ओह ये बहुत सबसे अच्छा बहुत कारण है। मैचो, बहुत मैनली था, और जितना आपको चोट लगता था उतना आपको प्यार मिलता था उनसे। अच्छा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है कि पहली बार जब मेरा नाक 4 बार टूट गया है, ओह, तो पहली बार जब नाक टूटा था तो मैं स्कूल में था, और जब टूटा था तो स्कूल के सबसे अच्छे लड़कियां जो बेहतरीन थे स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थे, सारे अस्पताल में पहुंच गए। अरे जो मुझे कभी पहले दिखते नहीं, कभी मुझसे पूछते नहीं थे ये बंदा कौन है। सो रग्बी गेव मी लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी विद गर्ल्स। तो इन 3 वजहों से मैंने शुरू किया, लेकिन 2 साल में मुझे रग्बी से प्यार हो गया, क्योंकि रग्बी में जैसे डांस में कहते हैं, एक लय है, यस एक फ्लो है, हाँ। रग्बी में एक रिदम है, रग्बी में एक कविता है। वो पोइट्री जो है वो किसी स्पोर्ट में मुझे नहीं मिला, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, रिदम, एक मेलोडी है रग्बी में, तो उस मेलोडी से मुझे प्यार हो गया, और अब भी प्यार है। सो नाइस। फिर उस तरफ आपका जर्नी कैसे गए मूवी में? तो आपने कोलकाता में थोड़ा बहुत साल रुके थे? नहीं, पैदा हुए थे कोलकाता में? पैदा हुआ था कलकत्ते में, 3 साल वहाँ पे। मैं 3.5 साल का था जब बाबा का ट्रांसफ़र हो गया हाँ, बम्बई में। मुंबई आ गए। तो आई हैव स्पेंट 50 इयर्स इन बॉम्बे। तो जैसे मैं क्लब में खेल रहा हूँ, 1998 में हाँ जब मैं 31 साल का था, तब रग्बी को रिकग्नाइज किया गया, इंडिया रग्बी को रिकग्नाइज किया बाय द वर्ल्ड रग्बी। सो वी वर एलिजिबल टू प्ले इंटरनेशनल मैचेस। yes. My first international match happened in Singapore, October 26th, 1998. और अगले October 26th, 2023 में हमारा 25वां एनिवर्सरी होगा रग्बी का। अच्छा, जैसे किट और क्या किस तो का हो रहा है। 25वां एनिवर्सरी हो रहा है अभी, वी आज विल बी नेक्स्ट ईयर। उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लान किया है। तो तब से मैं रग्बी खेलता आया। एक्टिंग का क्या हुआ, स्कूल में मैं करता था एक्टिंग, हाँ फिर कॉलेज में, हाँ बम्बई में। कॉलेज के बाद कॉलेज प्लेस देखने के लिए काफ़ी डायरेक्टर्स आते हैं, हाँ सभी जगह पे हाँ थिएटर डायरेक्टर्स आते हैं कॉलेज फेस्टिवल में, हाँ। कॉलेज कंपटीशन में कि टैलेंट कहाँ है। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, मुझे किसी ने, राहुल डिकूना ने मुझे
एक प्ले दिया, तब तक मूवी का ऑफर नहीं आया था। कभी नहीं, कुछ नहीं। मुझे इतनी अच्छी तरीके से हिंदी भी बोलना मुझे हाँ। उन दिनों में बिल्कुल नहीं पता था। ज्यादातर क्योंकि बंगाली बोलते थे, ज्यादातर only अंग्रेजी। इंग्लिश। आज भी मेरे सपने अंग्रेजी में होते हैं, मेरे सपने ना ही हिंदी में होते हैं ना ही बांग्ला में। तो जैसे ही मैंने बॉम्बे स्टेज पे अभिनय शुरू किया, तीसरे प्ले में, ये बात है 1992 की, 1992, रग्बी इंडिया के पहले। अभी मैं हाँ। रग्बी क्लब में खेल रहा हूँ और मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और कॉलेज के बाद अब मैं थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के लिए किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। प्लान है कि मैं MBA के लिए जाऊंगा 2 अच्छा। साल में। उसके बाद मैं थिएटर कर रहा हूँ, और 92 में मुझे एक प्ले में देखकर कास्टिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है उमा डकोनिया, राहुल डकोनिया की उमा डाकोना, आंट, उनकी फिल्म क्रिटिक भी है ना वो। उनकी चाची, हाँ। उन्होंने मुझे इस प्ले में देखा। प्ले का नाम था आर द टाइगर्स इन द कॉन्गो, और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया इस देश के सबसे पहले अंग्रेजी फिल्म के लिए, जिसका नाम है इंग्लिश ऑगस्ट, इंग्लिश फिल्म टू बी मेड इन इंडिया विद एन अर्बन थीम। अच्छा, एंड इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश मूवी। उसके लिए मुझे कास्ट किया गया। अच्छा। और जब वो फिल्म रिलीज हुई, बहुत बड़ा सक्सेस था। 50 दिन के लिए चला उस फिल्म, और वो भी बड़े बड़े सिंगल स्क्रीन्स में है। सो उसके बाद मुझे लगा कि शायद इसमें एक करियर बन सकता है। अच्छा। कुछ 8-9 महीने के बाद मुझे मेरा पहला काम मिला, जो एक इंग्लिश सोप ऑपेरा था। अभी तक हिंदी मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अंग्रेजी में एक सोप ऑपेरा किया जिसका नाम है अ माउथफुल ऑफ स्काई। अच्छा। और उसके बाद गोविंद निहलानी ने मुझे मेरी पहली हिंदी फिल्म ऑफर किया, जिसका नाम है तक्षक, वो अजय देवगन और तब्बू के साथ। हाँ। और मैंने तक्षक में काम किया, और पहले ही दिन में डायलॉग इतना लंबा था हिंदी में, अच्छा। मैं इतना डर गया। स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने इतनी प्रेपरेशंस किए शूट के पहले, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। और तब हिंदी से पढ़ पाते थे? नहीं। सब कुछ शुद्ध हिंदी, वो कोई नहीं बोलता बम्बई में। अब भी जब मैं बात करता हूँ बम्बई में, तो लोग समझते हैं कि शायद ये नॉर्थ से कोई आया है, क्योंकि बम्बैया की हिंदी ये नहीं है। तो तब से आज तक 45 फिल्म्स हो गए। हाँ, बहुत सारा। और अभी पिछले साल में ग्रेट फैन ऑफ योर्स। मैंने आपका बहुत बहुत सारा मूवी देखी हूँ। फिर बांग्ला में मुझे ऑफर्स आए। हाँ। इंग्लिश में शुरू हुआ, फिर हिंदी में हिंदी पिकअप में, हुआ, फिर बांग्ला में मुझे ऑफर बांग्ला आया। में क्या फर्स्ट हुआ अनुरण अन्ना? हाँ। उसमें आपने एक गाना भी गाया ना? नहीं नहीं, वो गाना नहीं है, वो तो ऐसे ही, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। तो टोनी, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, टोनी ने कहा कि तुम घर में बैठे हो और तुम गाना गा रहे हो। मैंने कहा तो मैं गा नहीं सकता। उसने कहा जो भी है गा लो, हम बाद में प्लेबैक में लगा देंगे। अच्छा। हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही रखते हैं, ऐसे बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो कौन सा गाना सर, थोड़ा हमको भी बताइए। भूल गया हूँ मैं, याद नहीं? बिल्कुल नहीं। और अगर याद भी होता, मैं आपको झूठ बोलता। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं गा सकता हूँ, मैं गा ही सकता हूँ। मूवी का जर्नी सर कैसे आया? आपको बहुत सारा अवार्ड भी मिला। अ, आप तो आर्टिस्ट बहुत नहीं, बड़े आर्टिस्ट। मतलब क्या कहूँ मैं, कोई भी एक्टर अवार्ड्स के लिए काम नहीं करता। नहीं। काम जो नियत है वो है कि हम अपने आप को खुश रखें, आत्मसम्मान रखें, लोगों का थोड़ा सा अगर प्रशंसा सम्मान मिले, वो भी चंद लोगों का। जो हमारे जिंदगी में सबसे अहम कितने लोग होते हैं? 4, 5, 6 लोग, 10। अगर उनसे अप्रूवल मिलता है, अगर उनसे क्रिटिसिज्म मिलता है, तो हम स्वीकार करते हैं, हमें अच्छा लगता है। बाकी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, दुनिया की रीत तो यही है, ये होता रहता है। तो खास करके एक्टिंग में कोई कहेगा कि उन्होंने में आपका काम बहुत अच्छा था, कोई कहेगा कि उन्होंने में आपका काम थोड़ा कम रह गया। हाँ। तो उन बातों पे अगर आप चलेंगे तो आप कभी सुख नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत जल्द फैसला कर लिया कि अगर मैं खुश हूँ और मेरे चंद जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस पेशे में से, इस प्रोफेशन में से, अगर उनका अप्रूवल मिलता है, काफ़ी है।
बाकी इतना भी मैंने जल्दी से तय कर लिया था कि मुझे सुपरस्टार, ना ही मुझ में काबिलियत है, ना ही मुझ में करिश्मा है, ना ही मुझ में गुड लुक्स है, ना ही मुझ में वो लचक है। मेरा स्ट्रेंथ कुछ और है, और अगर मैं उन स्ट्रेंथ पे मेरा करियर बेस करूंगा तो मेरा जो यश होगा, मैं जो फेम पाऊंगा, वो इतना होगा। अगर मैं सुपरस्टार बनना चाहूंगा और इतना ज़्यादा फेम के पीछे दौड़ूंगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें अच्छा नहीं हूं। तो मैंने आदमी को अपना का ये खुद को कर पहचाना जाना चाहिए। तो मैंने जल्द से डिसाइड कर लिया कि मैं वही करूंगा जिसमें मैं जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं और जो मैं अच्छा कर कर सकता हूँ। और उससे मुझे जो यश मिला है 1% कंपेयर टू आज के जो सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उससे मैं खुश हूँ। सर, आप तो फिर स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हैं? अगर कोई जाते हैं आपके पास मूवी लेके, आप क्या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि ये मेरे लिए सूट है या नहीं, ऐसा हाँ, कुछ? 2-3 फैक्टर्स हैं, नहीं 5 फैक्टर्स हैं। पहले, डायरेक्टर कौन है। दूसरा, कहानी क्या है, कहानी मुझे अच्छी लगती है कि नहीं। अच्छा। डायरेक्टर, स्टोरी, एक्टर्स कौन कौन है, क्योंकि कोई भी एक्टर अकेले एक्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक टेनिस मैच में अगर आप खराब प्लेयर के साथ टेनिस खेलोगे, आपका गेम डाउन हो जाएगा, लेकिन आपसे बेहतर प्लेयर के साथ खेलोगे तो आपका गेम अप हो जाता है। यू हैव टू बी विथ पीपल हु कैन एक्ट। चौथा, मेरा किरदार क्या है। आई हैव टू ड्राइव द फिल्म। मतलब राहुल बोस के बिना क्या ये कहानी के किरदार के बिना क्या ये कहानी बन सकती थी? हाँ, नहीं। नहीं। जैसे हालांकि ये मेन रोल नहीं है, दिल धड़कने दो में हाँ। मेरे किरदार के बिना प्रियंका के अंदर जो जंग, जो द्वंद्व हाँ। चल रहा है, वो नहीं होता, वो इश्यूज नहीं आते। डिवोर्स, इंडिपेंडेंस, लड़के को फेवर करना, ये सब पैट्रियार्की, फेमिनिज्म, इट अरोज बिकॉज ऑफ हर मैरिज। सो इट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पांचवा है भूख। कभी कभार आप 4 ट्रेजेडीज करते हो, तो अभी भूख है कि एक कॉमेडी करूं मैं। अच्छा। कभी कभार आप 5 कॉमेडीज करते हो और भूख है कि मैं एक्शन करूं अब, तो ये भूख की भी बात है कि 10 दिन चाइनीज खाना खाने के बाद घर का खाना अच्छा लगता है, 10 दिन घर का खाना खाने के बाद चाइनीज खाना अच्छा लगता है या पिज्जा अच्छा लगता है। सो इट्स ऑल्सो एपेटाइट। दैट्स द 5th रीजन। सर, अभी आप बोल रहे थे जैसे कि जैसे हीरो जैसा इतना मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा मन भी नहीं है उतना कुछ पाने के लिए। आपको बोला जाता है मैन ऑफ आर्ट हाउस मूवी। वो जो आर्ट हाउस, आप कैसे उसको बोलेंगे? आर्ट, कमर्शियल, आप कैसे डिफाइन करोगे उसको? मेरे लिए बहुत साधारण डेफिनेशन है। कमर्शियल फिल्म वो है जिसकी कहानी आपको पहले से पता होता है, जिसकी कहानी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मतलब जेम्स बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, जेम्स बॉन्ड फिल्म, जेम्स बॉन्ड कभी मरेगा नहीं, तो आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, मजे ले रहे हो, क्योंकि जेम्स बॉन्ड मरेगा नहीं, वो तो जीतेगा ही जैसे भी वो जीतेगा। जीत जाएगा। और 8 फिल्म्स हैं जिनका स्टोरी ओरिजिनल है कि क्या आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बीच में एक और चीज है। कई फॉर्मूला स्टोरीज हैं जो बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किए हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मिस्टर मिसेस अय्यर आपने देखी? Yes, yes, स्टोरी फॉर्मूला है, बॉय एंड गर्ल दे मीट ऑन अ बस, yes. अजनबी है, प्यार तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। होगा। तो ये आपको पता है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा सेन ने किया है, प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन रियलिस्टिक है, तो लोग समझते हैं ये आर्ट फिल्म है। मैं नहीं समझता हूँ ये आर्ट फिल्म है, मैं समझता हूँ ये मेन स्ट्रीम स्टोरी है जिसको आर्टिस्टिकली अच्छी तरीके से रेंडर किया है। दूसरी तरफ कभी कभार ऐसे कहानियां हैं जहां पे आपको नहीं पता क्या होने वाला है नेक्स्ट, लेकिन इतने धूम धड़ाके शोर शराबा के साथ करते हैं, कहीं पे कहानी गुम हो जाता है। तो दिस इज, सो आई बिलीव दैट अगर उन्होंने कहा कि, टाइम मैगजीन ने कहा कि ही इज द आइकॉन ऑफ आर्ट हाउस फिल्म्स और व्हाटएवर, जो भी उन्होंने कहा, उनका मतलब ये है कि ओरिजिनल सिनेमा, नॉन फॉर्मूलिक सिनेमा में ये शायद बहुत, मतलब आई डोंट नो, इम्पोर्टेंट है या जो। सर, आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत है, आप भी ओटीटी में आ गए, आपका शो भी ओटीटी में आ गया, आप उसको कैसे रिलेट करेंगे मूवी के साथ? जैसे पहले हम मूवी जाते थे हॉल में,
अभी सब कुछ आर्ट कमर्शियल जो भी इधर है वो सब घुल मिल गए हैं ओटीटी में। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मेरा पहला ओटीटी था बुलबुल फिल्म, मैं जिसमें देखी मैंने हूँ। डबल रोल किया है। यस, मैं देखी। बहुत खुश हूँ मैं उस काम के साथ। बहुत अच्छा लगा मेरे मन में आपका वही जो पिक्चर रह गया। बुलबुल इज अ गुड, वेरी गुड फिल्म। ये सबको देखना चाहिए, बहुत अच्छा मूवी है। या इट्स गॉट अ वेरी फेमिनिस्ट थीम। यस। सिनेमा हॉल में हम जाते थे, जा रहे हैं, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस। हम सब एक अंधेरे कमरे में एक फिल्म देख रहे हैं, इंटरवल में हम घुसपुस करते हैं और सबका जो तजुर्बा है एक ही है और एक कनेक्शन हो जाता है। शायद आप लोगों से बात नहीं करते हो लेकिन कनेक्शन सा हो जाता है, साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं और सब अजनबी है, लेकिन एक कनेक्शन हो जाता है 2-3 घंटों के लिए। हाँ। टेलीविजन फैमिली के साथ है। टेलीविजन आप देखते हो अजनबी के साथ नहीं, आपके जान पहचान जान के लोग, पहचान वाली फैमिली फैमिली, मेंबर। प्यार, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन एक फैमिली सेटिंग में, घर में। और ओटीटी इज इंडिविजुअल। ओटीटी कोई शेयर नहीं करता। हाँ। ओटीटी आप इस पे देखते हो ज्यादातर, यस। और अगर भी आपने टीवी लगाया तो एक और बंदे के साथ शायद। हाँ। तो दिस हैज बिकम टू द इंडिविजुअल, टेलीविजन इज टू द फैमिली, and the film and the cinema hall is to the collective, मास। to the society. This is the difference. अब इंडिविजुअल में क्या है? इंडिविजुअल में आपको सिर्फ वही देखना है जो आपको उस वक्त चाहिए। आपका मूड है और जो लेंथ है। यस। बाकी आप बाद में देखोगे। और अगर आपको आजकल फोन्स पे साउंड इतना प्यारा है, पिक्चर इतनी अच्छी है, आपको एक्चुअली टीवी मिस नहीं होता है। यस। हम सोच नहीं पाते थे 10 साल पहले, लेकिन आज हो गया है कि सेटिस्फैक्शन मिलता है फोन पे देखकर। सो इट इज केटरिंग टू डिफरेंट साइड्स ऑफ योर पर्सनालिटी, यस। ऑफ यू। आपके अंदर 10 व्यूअर्स हैं, अलग अलग व्यूअर्स हैं, अकेलेपन में, औरों के साथ नहीं। अकेलेपन में आप बिल्कुल चूज कर सकते हो एग्जैक्टली मुझे आज वही देखना है। सर फिर भी जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया तो सब लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया का बहुत कुछ घटा हुआ। जैसे ओटीटी आने से मूवी का घटा नहीं होगा, लोग हॉल जाते थे, देखते थे, जरूर वैसे देखते थे। जरूर घटा है, जरूर घटा है, और ये रियलिटी रहेगा। सिनेमा बिजनेस एक अलग किस्म के फिल्म्स के लिए होगा। टॉम क्रूज, टॉप गन, मैवरिक, ब्रह्मास्त्र, जो स्पेक्टिकल फिल्म्स जिनको देखकर आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। Yes. 360 डिग्री एक्सपीरियंस, उसको टीवी पे मोबाइल में नो नहीं होगा। चांस। तो अगर आप देखोगे वेल डेवलप्ड सिनेमा मार्केट्स में जहां पे ओटीटी बहुत ज्यादा है, लोग सिनेमा हॉल जाते हैं इन फिल्मों के लिए। और अगर कोई ओटीटी पे नहीं मिलता है Yes. तो वो सत्यजीत रे की जो फिल्म्स हैं, यूट्यूब पे प्रिंट्स इतने अच्छे हैं नहीं है, चलो अगर एक फिल्म सिनेमा में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, बस मेरे ख्याल में ये होगा सिनेमा का योगदान, उनका शेयर ये होगा। ओटीटी में होगा सारे वर्ल्ड के, सारे भाषाओं के सीरीज और फिल्म्स जो आप देखना चाहते हो, अपने घर को जब मन चाहे। और घर से निकलना, प्लान बनाना, पैसे खर्च करना, ड्राइवर रखना, अपने आप ड्राइव करना, टिकट खरीदना। अभी ये हम है ना यहाँ पे। अगर आपको एक आउटिंग चाहिए तो सिनेमा हॉल डेफिनेटली, एंड टेलीविजन तो टेलीविजन रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो तो फैमिली के साथ। सर आजकल बॉलीवुड को लेके बहुत सारे बातें हो रहा है कि ज्यादातर मूवी नहीं चल रहा है, ये वो आप भी सुने होंगे, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप सर? देखिए, इसको आप सीरियसली ना ले, क्योंकि 1980s में मैंने ऐसा सुना, 1990 में मैंने ऐसा सुना, अभी भी मैं सुन रहा हूँ। अलग अलग समय पे समाज को अलग अलग फिल्म स्टाइल्स पसंद आते हैं और एडजस्ट करने में इंडस्ट्री को टाइम लगता है। 70s में गोल्ड स्मगलिंग, ऐसा बहुत, मतलब ये हुआ था, एक्शन पकड़ के फिर लोग ने बहुत प्रॉफिट बनाया। 90s में एनआरआई फिल्म्स बहुत पॉपुलर हो गए। 2000s में जो ईस्टर्न यूपी में या बिहार में या कहीं पे एक विलेज, मतलब अंडरवर्ल्ड, डकैती, ये सब आ गए थे कि रियल इंडिया को दिखाओ। तो अभी एक
एक और वेव आ रहा है। अब वो वेव किस तरीके का, उसका हुलिया क्या होगा क्या पता, लेकिन एक डेफिनेट चेंज हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या बनाएं जिनसे लोग सिनेमा हॉल में आए। तो मेरे ख्याल से ये 1 और साल लगेगा। अच्छा। और उस 1 साल, क्योंकि जब फिल्म बनती है ना वो 2 साल पहले बन जाती है, हाँ अभी रिलीज हो रही है। हाँ। तो 1 और साल में ये सेट हो जाएगा कि हमें सिनेमा हॉल के लिए क्या बनाना है, हम OTT के लिए क्या बना रहे हैं, और टीवी तो टीवी, खैर टीवी है। सो दिस विल टेक टाइम टू सेटल एंड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है व्हाट ना। आर द ऑडियंसेस टेस्ट्स, कहाँ सही है और कहाँ आउटडेटेड है, कहाँ पे हमें करना ही नहीं चाहिए, कहाँ पे हमें वेस्ट के साथ compete करना ही नहीं चाहिए। ये सब आ जाएंगे slowly, it will happen for sure। सर आपका बंगाली मूवी गया, हिंदी मूवी गया, आप इंग्लिश में English, भी जो किए वो इंडिया में किए, फिर आप दूसरे लैंग्वेज में भी बहुत सारे मूवी किए हैं, तेलुगु, तमिल, उसके नहीं, बारे में। तमिल में मैंने 2 फिल्म्स किए हैं, विश्वरूपम 1, विश्वरूपम 2, और एक तीसरा फिल्म अभी मैंने किया है, काफ़ी रोमांचक फिल्म है। वो है जयम रवि और नयनतारा के साथ, इराइवान। कन्नड़ा में मैंने एक फिल्म किया है, निरुत्तरा, अपूर्व कासरवली के साथ। मलयालम में मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की है जिसमें मैंने काफ़ी मलयालम बोला है। इट्स अ फिल्म कॉल्ड बिफोर द रेन्स, संतोष सिवन के साथ। दूसरे लैंग्वेज में जो आपने साउथ इंडियन लैंग्वेज में किए हैं, कुछ आपको अलग कुछ लगा, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड वो? सारे इंडस्ट्रीज एक ही है, सारे इंडस्ट्रीज को एक ही चीज़ है, शूटिंग पे सबको टाइम की प्रॉब्लम है। हाँ, परफॉर्मेंसेस के लिए अच्छा लगता है। देखो, एक एक अलग अलग इंडस्ट्रीज में अगर आप उस तरीके के फिल्म्स करते हो ना, नहीं सर स्क्रिप्ट को छोड़ दो, आप सिर्फ गन चलाओ। ये हिंदी में हो सकता है, ये तमिल में हो सकता है, ये उड़िया में हो सकता है। ये फिल्म के स्टाइल के बारे में है, ये इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। बंगाल में इतने सुंदर आर्ट फिल्म्स हैं, बहुत सुंदर। मनमोहन महापात्रा जी के साथ मैंने यहाँ पे काम किया है। मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गोविंद निहलानी के साथ काम किया है। मैंने इंग्लिश फिल्म्स में देव बेनिकल के साथ काम किया है। सारे उसी किस्म के डायरेक्टर्स हैं। 8 अदूर गोपालकृष्णन हैं जो जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन वो भी है। तो ये सारे जो है एक तरीका है दुनिया को फिल्म के द्वारे से देखना। तो वो जब बनाएंगे ना, चाहे हिंदी में हो, तेलुगु में हो या पंजाबी में, तजुर्बा एक ही होता है। तो ये इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक नाम है जॉनर, कि कौन सा जॉनर है ये। इज इट एन आर्ट हाउस, इज इट अ मेन स्ट्रीम, इज इट एन एक्शन, इज इट अ कॉमेडी, इज इट अ रोम कॉम, क्या है ये। अगर वो करोगे ना सारे, तो आपका जो तजुर्बा है वही का वही रहेगा। और सारे इंडस्ट्रीज डिसिप्लिन है, सारे इंडस्ट्रीज में लोग बहुत परिश्रम करते हैं, सारे इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है। देयर इज नो क्वेश्चन। मेरा एक्सपीरियंस सारों में अच्छा रहा है। आजकल जैसे भी लोग बोल रहे हैं कि साउथ मूवी ज़्यादा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो लोग पैन इंडिया में बनाते हैं। मैंने देखा है, वो बहुत बड़े फैंटेसी फिल्म्स हैं, क्यों ना होंगे पैन इंडिया। फैंटेसी किसी भाषा में तो नहीं है, टेक्निकल एक्सेलेंस किसी भाषा पे रिलाई नहीं करता, तो क्यों नहीं होंगे पैन इंडिया। इसमें कोई मतलब सरप्राइज नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एनी सक्सेस ऑफ एनी फिल्म इन एनी इंडस्ट्री इज टू बी सेलिब्रेटेड। सो नाइस, बहुत अच्छा है। ये आपका एक्टिंग, फिर आपने मूवी बनाया जी, आपने डायरेक्शन 2 मूवी का दिया जी, ना। एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन और पूर्णा, हाँ, द विस्परर्स मैंने लिखा था। तो फिर डायरेक्शन में कैसे, क्या लगा आपको कि और एक रास्ते में मैं ठीक कर पाऊंगी या ऐसे कुछ? बहुत से एक्टर्स हैं जो अच्छे डायरेक्टर्स नहीं बनते, बहुत से एक्टर्स हैं जो डायरेक्शन नहीं करना चाहते ही है, लेकिन मुझ में वो ख्वाहिश थी। अच्छा। एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन मैंने लिखी, यस। उसके बाद मैंने डायरेक्ट किया, और इतना मुझे अच्छा लगा कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक्टिंग से बेहतर मुझे डायरेक्शन अच्छा लगता है। ओह, क्योंकि उसमें कहानी आपकी है, एक किरदार, एक्टिंग में एक किरदार भी आपका नहीं है, आपका कर्तव्य ये करना है एज एन एक्टर जो डायरेक्टर आपसे डिमांड करता है। बट एज ए डायरेक्टर तुम्हारे दिमाग में क्या है, द ब्रेन चाइल्ड। और अगर कोई आप उस फिल्म को देखकर अगर कोई रेजोनेट करता है आपके साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपने देखी, कैसा लगा,
मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे मेरे दिल से आप बात कर रहे हैं। ये सेटिस्फैक्शन डायरेक्शन को मिलता है, डायरेक्टर को मिलता है, कभी एक्टर को नहीं। आप अभी डायरेक्शन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, 100%। एक्टिंग में एक्टिंग से मेरा लाइफ लॉन्ग प्यार है। नेचुरली। अगर मैंने डायरेक्शन डिस्कवर नहीं किया होता तो एक्टिंग ही मेरा भगवान है, उसमें ही उस भगवान से मैं खुश हूँ। लेकिन डायरेक्शन में मुझे एक और बड़ा भगवान मिल गया है। अगर वो नहीं होता तो मैं एक्टिंग से मतलब दिल भर जाता खुशी से। बट आई एम लकी दैट आई फाउंड समथिंग इवन मोर दैट मेक्स मी इवन मोर हैप्पी। अभी मैं नया फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ अप्रैल में। अच्छा, स्टोरी तीसरा आपका? फिल्म, स्टोरी मेरा है, स्क्रिप्ट मेरा है। जैसे डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आप जब मूवी डायरेक्ट करते हो, आप सोचते हो क्या ये मूवी कितना चलेगा, पैसा कितना मिलेगा, जो एवरीथिंग रिलेटेड टू डायरेक्शन मूवी में? अगर कोई डायरेक्टर आपसे कहता है कि मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता कि इस फिल्म को कौन देखेगा, कितना पैसा कमाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। फिल्म इज नॉट एन आर्ट, फिल्म इज अ मिक्स ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स। इट्स टू एक्सपेंसिव टू बी जस्ट आर्ट। जितना पैसा कम खर्चते हो उतना आपका आर्ट और आइडियलिज्म बढ़ता है। एक पेंटर जो बहुत रईस है, अपने आप के लिए पेंट कर रहा है, तो वो आर्टिस्टिक आर्ट ही आर्ट है। यहाँ पे किसी और का पैसा है। यस। तो अगर कोई डायरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं मैं कभी बॉदर नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ अपनी फिल्म बनाता हूं, वो झूठ है। एवरी डायरेक्टर इज वेरी कॉन्शियस। रोज प्रोड्यूसर तुम्हें कॉन्शियस करता है, पैसा 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 पैसा। हाँ, उसके बाद आपके जहन में ये रखना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है क्रिएटिव प्रोसेस के लिए। देन यू हैव टू बी फ्री टू मेक योर ओन फिल्म। एज अ डायरेक्टर मैं कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। इसका मतलब क्या है? ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, जो लिखा गया है, आप देखते कैसे हो? यस। लॉन्ग शॉट में देखते हो, क्लोजअप में देखते हो, रेगिस्तान में देखते हो, बर्फीले पहाड़ में देखते हो? यू हैव टू सी इट। इफ यू डोंट सी इट, इट विल नेवर हैपन। इन योर माइंड्स आई, you have to see it, then the rest of it will follow. Leadership is not a problem in direction. You have to also be multi-skilled. Yes. To appreciate art direction, to understand spatial dynamics, to look at color differently, to appreciate cinematography, to appreciate lensing, costumes, Yes. music, Director has to see everything. editing. तो आपको आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए। Yes. जो आप सारे जो कला हैं, आप उस पे आप जजमेंट ले सकते हो। यू हैव टू रियली गेट एक्सपीरियंस एंड सी एंड बी, अंग्रेजी में एक शब्द है एस्थेट। यू हैव टू बी एन एस्थेट। यू हैव टू लुक एट द एस्थेटिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग बट अ वेरी सैटिस्फाइंग जॉब। सर, आपका गेम, स्पोर्ट्स, आपका मूवी, ये सब में हार जीत है। जी। आप हार को कैसे लेते हो, जीत को कैसे लेते हो? जब मैं छोटा था तो मुझे हार से इतनी नफरत थी कि जब मैं हारता था, चाहे स्क्वॉश में हो या टेनिस में हो, तो मैं रैकेट को तोड़ के ही जाता था। अच्छा। और अगले दिन भिखारी के जैसे मैं लोगों से रैकेट के लिए मांगता था खेलने के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा कि जो भी करो हम नहीं देने वाले नए रैकेट। अच्छा। तो मुझे हार से इतनी नफरत थी। लेकिन रग्बी खेलने के बाद और जिंदगी जीने के बाद रग्बी से मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे खेल सकते हो, लेकिन तुम एक टीम का हिस्सा हो। अगर टीम का परफॉर्मेंस बुरा होता है तो सब आप कुछ हार है। जाओ। और जिंदगी ने मुझे वही सिखाया कि तुम टीम का हिस्सा हो। अगर आपने अच्छे प्रश्न नहीं पूछे तो मेरे जवाब भी अच्छे नहीं होंगे, तो ये इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। Yes. तो मैं अकेला इस इंटरव्यू को नहीं अच्छा बना सकता हूँ। ये एक टीम वर्क है। Yes. दिस हैज टू बी अ टीम वर्क। और जिंदगी में सब कुछ टीम वर्क है। Yes. अगर कोई इस देश में जूता नहीं बनाता तो मैं ये जूते नहीं पहनता। सो यू आर डिपेंडिंग ऑन एवरीबॉडी ऑल द टाइम। द होल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। इसलिए जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सबको साथ में ले जाना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो आप जाके बोलेंगे यार मेरा पानी का बोतल कहाँ है? सर वो जो पानी बनाता है ना, पानी को प्योरीफाई करता है, आपने तो उसको पीछे छोड़ दिया। एवरीथिंग इज ए टीम वर्क। एब्सोल्युटली।
आप हार जीत सबको आप अच्छे से पॉजिटिवली लेते हो। अब रही बात हार जीत। हार जीत मीन्स कभी मूवी स्पोर्ट्स में हार जीत, कई मूवी चला नहीं क्या आपने उस वक्त आपका 100% आपने दिया दिए कि थे। नहीं? अगर नहीं तो ये आपकी हार है। चाहे फिल्म हिट हो जाए, चाहे आप मैच जीतें, लेकिन हार आपकी है। और अगर आपने 100% दिया और आप हार गए या फिल्म नहीं चली, तो हार नहीं है। मैं नहीं मानता ये हार है। आपका मूवी, आपका स्पोर्ट्स, फिर आप बहुत सारा सोशल वर्क भी करते हो, आपका एक एनजीओ भी है, 2 एनजीओ, 2 2 एनजीओ है। एनजीओस। फिर वो उसमें आप कैसे आए, ये क्यों करने के लिए आप आए? किसी ने पूछा नहीं, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि हम क्या करते हैं। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं ये 16वां साल है। जब समाज में आप कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो ये आप और उनके बीच में है जिसको आप हेल्प कर रहे हो। जिन्होंने आपको आज्ञा दिया है उनको हेल्प करने के लिए, उनकी आज्ञा और प्यार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इट्स अ पार्टनरशिप अगेन। तो मैं कभी नहीं समझता हूँ कि मैं ऊपर हूँ, आप नीचे है, देखो मैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझ में ये ख्वाहिश है और आपको ये ज़रूरत है, दोनों मिलते हैं। लेकिन ये ख्वाहिश आया कहाँ से, यस। ये फीलिंग्स आए कहाँ से, हाँ। पता नहीं। एक दिन मैंने फैसला किया कि जो मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में, जितनी पीड़ा है, उससे मेरा दिल भारी हो रहा है। आप वो सुनामी से शुरू किए थे? किया था, उसके पहले भी मैं जेंडर जस्टिस, जेंडर फीमेल Yes. राइट्स के लिए काम करता था 2 साल पहले। लेकिन जो हो रहा है, अगर उससे मैं पीड़ित हूं तो मैं खुश कभी नहीं रहूंगा। लेकिन जो हो रहा है, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं, अगर बदलाव हो ना हो, ये मैं कर रहा हूं, उससे दिल हल्का हो जाता है कि दुनिया में मैं कुछ कर रहा हूं। अच्छा। वो दिल हल्का हो जाता है। तो ये बहुत सेल्फिश है। अच्छी बात है, लेकिन द इम्पल्स इज सेल्फिश। तो आदमी को तो खुद को भी खुश होना चाहिए। तो अगर मैंने ये एनजीओ शुरू किया, मैंने इसलिए शुरू किया कि मुझे लगा कि इस देश में, ये 2006 की बात है, कि कई जगह है इस देश में जितने इतना पैसा है, और कई जगह है जिस देश में जितना पैसा बिल्कुल नहीं है। कई जगह देश में जो आप खाना जो फेंकते हो, Yes. किसी और के लिए पूरे दिन का खाना हो सकता है। Yes. तो मैंने सोचा कि ये क्यों होता है, डेवलपमेंट अलग अलग स्पीड्स में क्यों चल रहे हैं किसी सोसाइटी में। और द फाउंडेशन का यही मकसद है कि ये जो डेवलपमेंट के में जो डिस्पैरिटीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, इनको थोड़ा सा पास में लाए, कि जो पिछड़ गए हैं उनको कैसे ऊपर लाया जितना जाए। कुछ आपसे हो सकता जी है। बिल्कुल। और ये बच्चों के माध्यम से, उनके एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन वही नहीं, बहुत मच डीपर इनिशिएटिव देन जस्ट एजुकेशन। पहले आपको कौन सा अवार्ड मिला था? स्कूल में तो अवार्ड्स मिले थे। नहीं, जैसे कि हम एक वर्ड यूज करते हैं सेलिब्रिटी। बुलबुल में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये इंडिया में मेरा पहला अवार्ड है। अच्छा। पहला अवार्ड है। मेरे सारे अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। अच्छा। बेस्ट एक्टर स्प्लिट वाइड ओपन के लिए सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर सेकंड प्लेस जॉन शेसिंगर अवार्ड एट पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल इन कैलिफोर्निया, एक्सीलेंस इन डायरेक्शन अवार्ड इन मेलबर्न फॉर पूर्णा, डबलिन में पूर्णा के लिए एक और अवार्ड मिला मुझे, एक्टिंग के लिए लास पाल्मास में स्पेन में एक अवार्ड मुझे मिला। तो ये मेरे सारे अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। सर, ये जो पुरस्कार जो मिलता है, फीलिंग्स कैसा होता है? बहुत अच्छा। अगर कोई कहता है कि हम वो अवार्ड्स के बारे में कुछ नहीं कहते, मतलब मायने नहीं रखते हैं, तो वो भी झूठ है। चाहे तुम्हारे पड़ोस के कॉलोनी में अवार्ड मिलता है या चाहे इंटरनेशनल में मिलता है, फीलिंग तो बहुत अच्छा लगता है। आई मोर देन लव टू बी लव्ड, आई लव टू बी रिस्पेक्टेड। दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी। आप आ रहे हैं पॉलिटिक्स? सोचे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। So nice. हाँ, मेरे पास बस मतलब जो चाह है वो है खुशी बांटना, रग्बी का जो हुलिया है, चेहरा है, वो इस देश में बदलना, प्लेयर्स को खुश रखना, ऑडियंसेस को खुश रखना, और मेरे एनजीओ के जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको खुश उनको रखना। खुश रखना। बस। आप बिलीव करते हो भाग्य नहीं, और भगवान? नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। स्पिरिचुअलिटी एंड गॉडलीनेस इज इनसाइड। Yes. जब मैं
प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपने आप से करता हूँ कि राहुल तुम कल से अच्छा इंसान बनना, कल उससे के साथ जो आपने बर्ताव किया आज वैसे मत करो। तो मैं अपने अंदर जो गॉडलीनेस है उसको मैं अपील करता हूँ, बिकम बेटर, बिकम अ काइंडर, बिकम जेंटलर, बिकम मोर जेनरस। आई डोंट डू दिस विद अ गॉड आउटसाइड। सर ये सब करने के लिए कोई एक इंस्पिरेटर चाहिए, आपका कोई किससे कुछ इंस्पिरेशन मिला? दुनिया से, चाहे महात्मा गांधी से हो या चाहे अपर्णा सेन से हो या चाहे जहाँ भी काम करते हो आप, जहां भी किसी से भी, जहाँ पे जाते हो, हाँ, जो भी करते हो और उसमें से आप इंस्पायर स्टे ओपन एंड स्टे रियल। लोग कहते हैं हम्बल, हम्बल नहीं, जस्ट बी रियल। एवरीथिंग because- शुड बी रियल। बिकॉज द मीनिंग देन, जो शब्द इस्तेमाल लोग करते हैं ना, फिर उसमें बहुत वजन आता है कि उसने ये कहा और ये मीन किया। सर उसने मैंने पहले बात शुरू की थी, आप उड़ीसा क्यों इतने बार आ रहे हैं, आप रग्बी के लिए आ रहे हैं। फिर मैंने पूछी थी रग्बी आपने क्यों शुरू किया था पहले खेलना, आप बोल रहे थे 3 पॉइंट था, उसमें 1 पॉइंट आपका था, लड़के लोग ज़्यादा प्यार करते थे, आते थे। मुझे जितना पता है आप तो शादी किए नहीं, नहीं, फिर ऐसे क्यों चेंज मुझे हो भी गया? ऐसा पता लगता है। ऐसे चेंज क्यों हो गया? इतना लड़के लोगों का प्यार पाने के लिए अपने रग्बी में आए थे। शादी और प्यार दोनों साथ में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। प्यार व्यार हुआ क्या? हाँ, हुआ है 2-3 बहुत गहरे रिलेशनशिप्स हुए मेरी जिंदगी में। 5 साल, 4 साल, 5 साल, 2-3 बहुत सीरियस, बहुत सुंदर रिलेशनशिप्स हुए थे with wonderful women, intelligent, funny, interesting, kind, generous, very very lovely women. अब हालात, circumstances, चाह दोनों तरफ से, इन सारे जो फैक्टर्स लेकर शादी नहीं हुई। आपका अगर सफ़र, आपका अगर तजुर्बा बहुत डीप और रिच रहा, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हाँ वो तो नेचुरल चीज़ है। अगर आप कभी भी सर दुखी होते हो, क्या करके अपने आप को खुश करते हो? पहले मैं दुख का जड़ को ढूंढते जाता हूँ कि ये मुझे दुख आज क्यों हो रहा है, क्या हर मैंने टाइम ऐसे करते हर हो? टाइम, नहीं तो सुख नहीं मिलता। और अगर आपको पता चलता है कि हाँ मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो 35 साल पहले गुजर गई। अच्छा, अगर उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम फिर सिर्फ ये सोचते हो कि मैं खुशकिस्मत था कि 19 साल मेरे साथ वो थी या 20 साल वो मेरे साथ वो थी, तो वो हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस को आप जाके आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर कोई दुख होता है जिसके पीछे एक वजह है और उस वजह को आप चेंज कर सकते हो, आपका बिहेवियर या किसी और के साथ, आपने मेरे साथ बर्ताव ऐसा क्यों किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो कीजिए ना, उसको सुधारिए ना। अच्छा फ्रेंड का ज़रूरत लाइफ में कितना है सर? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यस। अच्छा फ्रेंड आपकी माँ हो सकती है, अच्छा फ्रेंड एक गरीब किसान हो सकता है, लेकिन जब फ्रेंड बनता है, और हम 4-5 जन थे स्कूल में, नासिर खान, विनय दुबे और 2 पारसी, साइरस मेहता और साइरस तारपुर वाला और मैं, हम 45 साल से दोस्त रहे हैं, 40 से अभी भी? 45 से। हम में से एक गुजर गया है कैंसर से 2 साल पहले, और अब भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा एक अंग नहीं है, इतना मुझे गहरा फील होता है। लेकिन अब बाकी जो 4 हैं, अब कल को हम 3 थे, विनय, नासिर और हम। मैं, नासिर न्यूयॉर्क में काम करता है, विनय इंडिया में काम करता है, मैं भी, तो हम साथ में थे। तो बस टाइम कहाँ जाता है किसको पता, लेकिन फ्रेंड्स आर एवरीथिंग। और जो शख्स अपना पूरा दिल किसी फ्रेंड को नहीं बोल सकता है, उस शख्स से आप बच के रहना, क्योंकि इसका मतलब है उसका दिल बंद है। सो इट्स मैसिवली इम्पोर्टेंट। मुझे जितना पता है आपके पास इतना ज़्यादा खाली टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से, मैं बहुत आभार हूँ आप मुझे टाइम दिया। फिर भी जब भी थोड़ा बहुत खाली टाइम आपको मिलता है, जी, आप उसको कैसे स्पेंड करते हैं? आई प्ले स्क्वॉश, टेनिस, रनिंग, अच्छा रग्बी। अब मैं करता था जब मैं 10 साल का था, अभी भी मैं करता हूँ। अच्छा, नए जगह पे जब भी मुझे, खाली टाइम मिलता है आप खेलते जब भी हो? मुझे आप नए जगह पे डालोगे और मेरे पास टाइम है, मैं कुछ ना कुछ खेलूंगा, कुछ ना कुछ मैं खेलता रहूंगा। ये मेरा एक बचपन से पैशन है। आई लव प्लेइंग,
आई लव टू प्ले. जिम विम नहीं है, मसल बढ़ाओ, खेलो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. सर अगर मैं आपको पूछूं राहुल बोस को आप कैसे जानते हो? आई थिंक ही इज, मतलब बंदा सीधा साधा बंदा है, जो कहेगा वो करेगा. मतलब उसमें शब्द के पीछे कुछ मीनिंग आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. जैसा है वैसा है. और जो मुझे अच्छा लगा उसके बारे में कि जब जो वो कहता है वो करता है. उड़ीसा आप बहुत बार आ चुके हो, आते रहेंगे. और आप 5 साल में मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है. थैंक यू सो वेरी मच. उड़ीसा के बारे में आप क्या बोलोगे सर? घूमे होंगे? बहुत कम. अच्छा. इतना काम होता है मेरा, लेकिन मैंने शूटिंग किया यहाँ पे केंद्रपाड़ा में. और मैंने बहुत बहुत सुन, वहाँ पे एक नदी है जो पाठ होता है, और एक ज़मींदार का एक वहाँ पे उस मिठुन जी और हम काम कर रहे थे कालपुरुष में. हम अच्छा. वो वहाँ पे रह रहे थे. इतना इतना सुंदर है. एक तो ये तजुर्बा है कि नेचुरल ब्यूटी चाहे पुरी में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे गोपालपुर ऑन सी में हो, बहुत बहुत सुंदर है. दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका पहला जो रवैया है वो जेंटल है. कई कई रीजन्स हैं इस देश में जहाँ पे रवैया पहले ही अग्रेसिव होता है, लेकिन उड़िया लोगों में जो रवैया है वो बहुत जेंटल है, बहुत कल्चर्ड है, बहुत. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. तीसरी बात ये कि एक इनोसेंस है, Yes. आइडियलिज्म है. और आजकल की दुनिया में इनोसेंस और आइडियलिज्म बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत कम मिलता है. और वो जो भद्रता जो हम कहते हैं ना, कल्चर्ड, द सेंस ऑफ कल्चर एंड डेप्थ, इट्स अ रिमार्केबल प्लेस. थैंक यू सो वेरी मच सर. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप क्या बोलोगे? मैं हाँ लास्ट, जाते जाते. अभी हमारा ये जो ईटिंग का आलाप ये कार्यक्रम का नाम है, अभी ख़त्म होगा. इसमें ओनली बातें ही करते हैं, इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. जर्नी ऑफ मैन वुमेन हुएवर ही और सी सिट्स हियर, मेरा ये इस हिसाब से मैं करती हूँ. अब आई थिंक बाकी जो मेरे साल रहे हैं रहेंगे, मैं इसी में बिताना चाहता हूँ कि जितना मैं सुख बांट सकता हूँ और जितना मैं सुख अपने आप को दे सकता हूँ, यही चेष्टा रहेगी जितने भी साल मेरे बाकी हैं. बाकी थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू. आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, मुझे पता है, लेकिन आपने इतना टाइम दिया. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू सो वेरी मच. कथा एथर सारिला, एथर आलाप एठी सारिबो. सुख बांटिबे एवं निजको सुख देबे, याठू बड़ी बड़ कथा कण आउ किछि अछि? आमे समस्ते मध्य चलंतु आज खुशी हवा. पुणी आरथर को नमस्कार.